सितंबर 1969 लेक बैरिएसा के पास एक कपल रिलैक्स कर रहे थे जब एक आदमी उनके सामने आता है। वो ब्लैक कलर का हुड पहना हुआ था और उसके कपड़ों पर एक स्ट्रेन सा सिंबल बना हुआ था। उसके हाथ में गन था और उसके पास एक रस्सी था। उस रस्सी की मदद से वो उन कपल को बांध देता है और फिर चाकू से अटैक करने लगता है। और फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर को लेटर भेजता है कि ये मर्डर मैंने किया है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी वो 3 लोगों का मर्डर कर चुका था और आगे और अटैक करने वाला था। लेकिन फिर भी ये किलर आज तक पकड़ा नहीं गया है। ये कहानी है ज़ोडिएक किलर की और ये कहानी स्टार्ट होता है 20 दिसंबर 1968 की रात। 2 हाई स्कूल स्टूडेंट डेविड आर्थर 17 साल का और बेटी जेनसन 16 साल की, उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो स्कूल का क्रिसमस कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं। उसके बाद वो डिनर करेंगे और फिर घर लौट आएंगे। लेकिन डिनर करने के बाद सीधा घर जाने के बजाय डेविड ने अपने मदर की कार ली और ड्राइव करते हुए थोड़ा सा दूर निकल गए। धीरे धीरे वो लेक हरमन रोड तक पहुंच गए। लोकल लोग इसे लवर लेन कहते थे। डेविड ने वहां पे अपना गाड़ी पार्क किया। दोनों गाड़ी में बैठकर आराम से बात कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर अचानक से रात के लगभग 10:15 से 11 के बीच एक दूसरा गाड़ी वहां पर आकर के रुकता है। उस कार से एक आदमी बाहर निकलता है। वो सीधा उनकी गाड़ी के पास आता है और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही डेविड बाहर आता है, अटैकर तुरंत गोली चला देता है। बेटी ये सब देखकर डर जाती है और तुरंत भागना शुरू कर देती है। लेकिन किलर बार बार बेटी के पीछे गोली चलाने लगता है और वो कुछ ही दूर जाकर के गिर जाती है और उसका वहीं पे डेथ हो जाता है। और फिर किलर आराम से वापस अपनी कार में बैठता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पे आती है। पुलिस को क्राइम सीन पर कुछ बुलेट के सेल्स मिलते हैं और कुछ नहीं। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। लेक हरमन रोड के मर्डर के सिर्फ 6 महीने के बाद 4 जुलाई 1969 की रात, इंडिपेंडेंस डे के दिन, रात के लगभग 12 बजे का टाइम था। ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क पर काफी सन्नाटा था। इसी बीच डार्लिन एलिजाबेथ और माइकल रेलॉन्ट ने अपना कार पार्क किया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कुछ टीनेजर्स आते हैं, लेकिन वो कुछ देर के बाद चले भी जाते हैं। फिर वहाँ पे एक और कार आता है और वो कार उनकी गाड़ी के जस्ट पीछे आकर के रुकता है। उस गाड़ी का हेडलाइट ऑन था, जिसकी वजह से जो आगे वाली गाड़ी थी उसमें 2 लोग क्लियरली दिख रहे थे। फिर कुछ सेकंड के बाद एक आदमी कार से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक ब्राइट फ्लैशलाइट था। फिर वो उनकी आंखों में लाइट को डालने लगता है, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। माइकल को लगता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो अपनी आईडी निकालने लगता है। लेकिन उसी वक्त अटैकर बिना कुछ बोले गोली चला देता है। माइकल को कई गोलियां लगती है। उसके बाद डार्लिन पर भी गोली चलाता है। उसके बाद वो आराम से अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। सीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन इस बार एक चीज़ अलग था। किलर ने एक गलती कर दी थी। माइकल जिंदा बच गया था। उसने पुलिस को बताया कि अटैकर कैसा दिखता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क के अटैक के सिर्फ 30 मिनट के बाद, यानी कि रात में 12:40 पे वलेयो पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन की दूसरी साइड से एक आदमी बहुत ही आराम से बोलता है, इस कॉल से पहली बार क्लियर होता है कि लेक हरमन रोड के पास जो मर्डर हुआ था और जो ब्लू रॉक स्प्रिंग के पास मर्डर हुआ था, दोनों एक ही आदमी ने किया था। फिर उसके बाद 31 जुलाई 1969 को किलर ने कैलिफोर्निया के 3 बड़े न्यूज़पेपर को एक लेटर भेजा। हर लेटर में एक हैंड रिटन मैसेज था और एक साइफर का हिस्सा था। लेटर में क्लियरली लिखा था कि वो दोनों अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ किलर ने डिमांड किया था कि साइफर को फ्रंट पेज पर छापा जाए और धमकी दिया था अगर साइफर फ्रंट पेज पे नहीं छपा तो वो और लोगों को मारेगा। पब्लिक सेफ्टी के लिए न्यूज़पेपर ने किलर का डिमांड मान लिया और 2 अगस्त को किलर के साइफर को फ्रंट पेज पर छाप दिया। लेकिन 4 अगस्त 1969 को वलेयो पुलिस चीफ ने पब्लिकली बोल दिया कि उन्हें श्योर नहीं है कि ये लेटर किलर ने ही लिखा है। फिर उसी दिन सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक चौथा लेटर आया। लेटर के स्टार्ट में किलर ने अपने आप को पब्लिकली आइडेंटिफाई किया, डियर एडिटर, दिस इज ज़ोडिएक स्पीकिंग। इसके साथ ही उसने क्रॉस हेयर सिंबल भी ड्रॉ किया, जो अब उसका लोगो बन गया था। लेटर में उसने पुलिस और पब्लिक का मजाक उड़ाया। उसने ब्लू रॉक स्प्रिंग के 4 जुलाई अटैक का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, जैसे कि कार की स्पीड, माइकल के बुलेट वुंड का एग्जैक्ट पोजीशन। ये डिटेल सिर्फ शूटर ही बता सकता था।
उसके बाद फिर 8 अगस्त को साइफर का सॉल्यूशन एक सबर्बन घर से आया। डोनाल्ड हार्डन, एक हाई स्कूल टीचर, और उनकी वाइफ बेटी ने इस साइफर को सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व कर दिया। उस लेटर में किलर ने लिखा था कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है और उसके लिए ये हंटिंग से भी ज़्यादा थ्रिलिंग है। उसने अपने विक्टिम के बारे में बताया कि वो उनको आफ्टर लाइफ अपना स्लेव बनाएगा। उसके बाद फिर 27 सितंबर 1969 को ब्रायन और सिसिलिया लेक बैरिएसा के पास घूमने आए थे। उन्होंने ऐसा जगह चूज़ किया था जो थोड़ा सा आइसोलेटेड था। फिर शाम के करीबन 5:50 पे किलर धीरे धीरे उन दोनों के पास जाता है। पहले वो ट्री के पीछे छुपकर उन्हें ऑब्जर्व करता है। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी उनके सामने आ जाता है। उसने एक अजीब सा कपड़ा पहना हुआ था। उसके सिर पर ब्लैक हुड था जिससे उसका फेस पूरा कवर था और आंखों के लिए 2 छोटे होल्स थे और उसके ऊपर से सनग्लासेस था। उसके चेस्ट पर एक वाइट सिंबल बना हुआ था, सर्कल के बीच में क्रॉस जैसा। ये वही सिंबल था जो वो अपने लेटर में यूज़ करता था। जब वो उन दोनों के पास आया उसके हाथ में गन था। उसके बाद उसने वो रस्सी निकाली और सिसिलिया को बोला कि वो ब्रायन को बांध दे। जब ब्रायन बंध गया तो उसने खुद सिसिलिया को बांध दिया। अब दोनों बिल्कुल हेल्पलेस थे। किलर ने गन को साइड में रख दिया और एक बड़ा सा नाइफ निकाला। उसने बिना वार्निंग के ब्रायन पे अटैक किया। फिर किलर सिसिलिया की तरफ गया। सिसिलिया ने बचने की कोशिश की, इसी वजह से उसे और भी ज़्यादा ब्रूटल इंजरीज मिली। उसके बाद वो ब्रायन के कार के पास गया और उस पर मार्कर से अपना सिंबल बना दिया और डेट लिख दिया और अपने पुराने अटैक का भी डेट लिख दिया और उसने साथ ही साथ लिखा कि ये अटैक नाइफ से हुआ है और वो वहाँ से चला गया। जिसके बाद 7:10 तक शेरिफ वहाँ पे पहुँच गई। ब्रायन हार्टलिन सरवाइव कर गया। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर को पूरा डिटेल बताया, लेकिन सिसिलिया सैफर्ड का केस ट्रेजिक था और वो बच नहीं पाई। जब विक्टिम हॉस्पिटल में लाइफ के लिए फाइट कर रहा था तब 7:40 PM पर किलर ने पब्लिक फोन से कॉल किया। कुछ देर के बाद फॉरेंसिक टीम ने बूथ के रिसीवर से एक वेट पाम प्रिंट निकाला, लेकिन इतने सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये प्रिंट किसी सस्पेक्ट से मैच नहीं हुआ। फिर उसके 14 से 15 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1969 को रात को लगभग 9:40 PM पर पॉल ली स्टाइन अपना टैक्सी चला रहे थे सैन फ्रांसिस्को के बिजी डाउनटाउन एरिया में। तब एक आदमी उनके कैब में बैठता है। यहाँ पे पैसेंजर एक एड्रेस देता है, वाशिंगटन एंड मैपल स्ट्रीट का। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। टैक्सी जहाँ पे रुकनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं रुकी थी। वाशिंगटन और मैपल स्ट्रीट से कैब थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और फाइनली वाशिंगटन एंड चेरी स्ट्रीट पर जाकर के रुका अराउंड 9:55 पर। जैसे ही टैक्सी वाशिंगटन एंड चेरी स्ट्रीट पर रुकी, ज़ोडिएक किलर ने तुरंत अटैक कर दिया। उसने पॉल ली स्टाइन के हेड पर गोली चला दी और जब ये गन शॉट हुआ तब रोड के सामने एक घर के 2nd फ्लोर पर 3 टीनेजर ने ये पूरा सीन देख लिया। इन्हें रॉबिन्सन विटनेस कहा जाता है। विटनेस ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। उन्होंने एकदम क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया, वाइट मेल, मीडियम हाइट, थोड़ा सा हैवी बॉडी और जो वो कपड़ा पहना था उसके बारे में सब कुछ बताया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी गलती हो गई। ऑफिसर को बोला गया कि वो एक ब्लैक मेल को ढूंढ रहे हैं। शूटिंग के कुछ ही मिनट के बाद डोनाल्ड फॉक और एरिक जेल्म जैक्सन स्ट्रीट पर ड्राइव कर रहे थे। मैपल स्ट्रीट के पास उन्होंने एक आदमी को देखा। ये आदमी अकेला था और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पुलिस को रेडियो पे गलत इन्फॉर्मेशन मिला था। उन्हें बोला गया था कि एक ब्लैक मेल सस्पेक्ट को ढूंढना है। इसी वजह से जब उन्होंने उस आदमी को देखा जो एक्चुअल में वाइट था तो उन्होंने उसे तुरंत सस्पेक्ट नहीं माना। ऑफिशियल स्टोरी के अकॉर्डिंग फ्यूक ने कहा कि उसकी कार बस उस आदमी के पास से स्लो होकर के गुजरी और आगे बढ़ गई। लेकिन ऑफिसर आर्मंड ने क्लेम किया कि फ्यूक ने उन्हें प्राइवेटली बताया कि उन्होंने एक्चुअली उस आदमी को रोका था और उससे पूछा था कि कोई सस्पिशियस आदमी दिखा है और उस आदमी ने उन्हें गलत डायरेक्शन बता दिया जिससे पुलिस गलत तरफ चली गई और वो खुद ऑपोजिट साइड निकल गया। सबसे डरावनी बात यह है कि खुद ज़ोडिएक किलर ने अपने लेटर में इसका मेंशन किया था। उसने न्यूज़पेपर को लिखा कि शूटिंग के सिर्फ 3 मिनट के बाद ही पुलिस ने उसको रोका था और उससे बात की थी, लेकिन पुलिस उसे पहचान नहीं पाई। उसने पुलिस का मजाक उड़ाया और बोला कि उन्होंने गूफ कर दिया। जिसके बाद 13 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को के क्रॉनिकल के एडिटोरियल ऑफिस को एक और लेटर मिला। लेकिन उस लेटर का लास्ट पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और टेरिफाइंग था। उसमें उसने नया टारगेट अनाउंस किया था जो कि स्कूल चिल्ड्रेन थे। उसने लिखा था कि स्कूल चिल्ड्रेन मेक नाइस टारगेट। आई थिंक आई शैल वाइप आउट अ स्कूल बस सम मॉर्निंग, जस्ट शूट आउट द फ्रंट टायर एंड देन पिक ऑफ द किडीज एज दे कम बाउंसिंग आउट।
9 नवंबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक 7 पेज लेटर भेजा, जिसे बस बॉम्ब या फिर डेथ मशीन लेटर कहा जाता है। इस लेटर में उसने एक बॉम्ब का डिजाइन भी बताया था जो स्कूल बस को उड़ा सकता था। फिर 20 अप्रैल 1970 को उसने एक और लेटर भेजा, जिसमें फिर से बॉम्ब का डायग्राम था और बोला कि पहला बॉम्ब रेन की वजह से फेल हो गया था। इसके अलावा उसने एक अजीब सा डिमांड रखा कि लोग ज़ोडिएक बटन पहनना चालू करें। उसके बाद 22 अक्टूबर 1969 की सुबह बेली लाइव टीवी पर आया। शो के दौरान एक कॉलर ने फोन किया और अपना नाम सैम बताया। लगभग 2 घंटे तक उसने बार बार कॉल किया, टोटल 54 बार। कभी वो चुप रहता था, कभी वो थोड़ा सा बोलता था और तुरंत कॉल को कट कर देता था। जब भी बोलता तो कहता कि उसके सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है लोगों को मारने से। बेली ने उसे कामली समझाने की कोशिश की और लाइव टीवी पर ही अगले दिन का मीटिंग फिक्स कर दिया, दिल्ली सिटी में एक थ्रिफ्ट स्टोर पर। लेकिन बेली अकेला नहीं गया और जैसा कि आप आइडिया लगा सकते हो, कॉलर भी वहां पे नहीं गया। बाद में पुलिस ने ट्रेस करके पता लगाया कि कॉल नेपा स्टेट हॉस्पिटल से आया था। कॉलर एक पेशेंट था जिसका नाम एरिक वेल था। ये पूरा इंसिडेंट फेक था। फिर उसके बाद 8 नवंबर 1969 को उसने Z340 भेजा, जो इतना टफ था कि 50 साल तक इसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया। फाइनली 2020 में जाकर के ये सॉल्व हुआ। फिर 20 अप्रैल 1970 को उसने एक और लेटर भेजा, जिसमें माई नेम इज डैश लिखा था और उसके बाद एक छोटा सा कोड था। इस लेटर को Z13 कहते हैं। ये इतना छोटा और कंफ्यूजिंग है कि आज तक इसे ऑफिशियली सॉल्व नहीं किया गया है। लोग अलग अलग गेसेस देते हैं लेकिन कोई भी सॉलिड आंसर नहीं मिला है। इसके बाद फिर 26 जून 1970 को उसने एक और लेटर भेजा, जिसे बटन लेटर बोला जाता है, यानी कि Z32। इसमें एक मैप भी भेजा गया था जिसमें माउंट डियाब्लो मार्क किया गया था। उसने बोला कि अगर लोग कोड और मैप को कंबाइन करें तो एक बॉम्ब का लोकेशन मिल सकता है। फिर अक्टूबर 1970 में उसने जर्नलिस्ट पॉल एवरी को, जो कि केस को कवर कर रहे थे, एक हैलोवीन कार्ड भेजा। उस पे लिखा था पिकाबू यू आर डूम्ड, और पॉल एवरी को अपना 14 टारगेट डिक्लेयर किया। इस सिचुएशन में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के स्टाफ ने एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिया। उन्होंने आई एम नॉट एवरी लिखा हुआ बटन पहनना शुरू कर दिया ताकि कहीं वो टारगेट ना हो जाए। फिर उसके बाद मार्च 13, 1971 को एक लेटर मिला जिसमें वो 1966 के चेरी बेट्स के मर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। उसके बाद मार्च 22, 1971 को पॉल एवरी को एक और पोस्ट कार्ड मिला। फिर उसके बाद लगभग 3 साल तक कोई लेटर नहीं आया और फिर अचानक से 29 जनवरी 1974 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक नया लेटर मिला। इसे एग्जॉर्सिस्ट लेटर बोला जाता है। इस लेटर में उसने एक मूवी रिव्यू लिखा था। लेटर के एंड में उसने एक अजीब सा सिंबल बनाया था और अपना स्कोर लिखा था, मी इक्वल्स टू 37, SFPD इक्वल्स टू 0। मतलब वो क्लेम कर रहा था कि उसने 37 लोगों को मारा है। इस लेटर के बाद सब कुछ खत्म हो गया। न कोई नया लेटर आया, न कोई साइफर आया और ना ही कोई कंफर्म मर्डर। ये केस अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मैनहंट में से एक था। 2009 तक सिर्फ सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने लगभग 2500 सस्पेक्ट चेक किया था। सबसे फेमस सस्पेक्ट था आर्थर ली एलन। पुलिस ने उसे 1959 में पहली बार इंटेरोगेट किया था। एलन ने खुद एडमिट किया कि लेक बेरिएसा अटैक वाले दिन उसके पास खून लगा नाइफ था, लेकिन उसने बोला कि वो सिर्फ चिकन काट रहा था। लेकिन जब एक्चुअल प्रूफ चेक किया गया तब सब कुछ फेल हो गया। उसका हैंड राइटिंग ज़ोडिएक लेटर से मैच नहीं हुआ, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ और सबसे इंटरेस्टिंग बात, DNA टेस्ट ने भी उसे क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद 2 और सस्पेक्ट सामने आए, रिचर्ड गायकोवास्की और लॉरेंस केन। लेकिन इन दोनों के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ, कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, ना ही कोई DNA, ना ही कोई फिंगरप्रिंट। और इसी तरह आज तक किसी को नहीं पता है कि ज़ोडिएक कौन था। वो एक दिन बिना कुछ बोले गायब हो गया। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।